हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जो कि आपका 11th क्लास फिजिक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सी, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जब भी हम किसी सिर्फ एक क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसमें हमारी सिर्फ उसी क्वांटिटी में एरर आएगी। लेकिन अगर हम कोई ऐसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं जिसको मेजर करने में दो या दो से ज़्यादा और क्वांटिटीज़ का रोल हो सकता है, तो तब उन अलग अलग क्वांटिटीज में एरर आ सकती है। तो जब हम उस क्वांटिटी की इन्वॉल्व बात करेंगे, तब वो एरर उन सभी क्वांटिटीज की जो अलग अलग एरर आई है, जो इंडिविजुअल एरर्स आई है, उन सबका कॉम्बिनेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें डेंसिटी की, हम डेंसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं मास और वॉल्यूम को मेजर करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो हम पहले मास को मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं। तो कुछ आपकी एरर आएगी मास को मेजर करने में और कुछ एरर आएगी वॉल्यूम को मेजर करने में। सो जो डेंसिटी के अंदर एरर आएगी वो उन दोनों की वजह से आएगी। तो इस वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को पढ़ना जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में आपके 3 केसेस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। अगर कभी कोई सम या डिफरेंस लिया जाता है किसी एक क्वांटिटी में, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का सम या डिफरेंस हो, तब उस क्वांटिटी में टोटल कितनी एरर आती है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ए एंड बी, जिनकी हमने जो वैल्यू मेजर की है वो है ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए में ए डेल्टा ए एरर है और बी में डेल्टा बी एरर है। अब ये थोड़ा प्लस माइनस हो सकती है, हो सकता है वो ए से डेल्टा ए ज़्यादा हो या फिर ए से डेल्टा ए कम वैल्यू हो। इसी तरीके से सेम बी में भी। सो पहला केस स्टडी करते हैं एडिशन के बारे में। इसमें मैंने आपको यहाँ पर जिस तरह से ये रूल्स आपको पढ़ने हैं या जिस तरीके से ये रूल्स को डिफाइन किया जाता है, मैंने वो लिख दिया है। साथ में एक एक एग्जाम्पल भी दिया है ताकि बिल्कुल ये साथ के साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो फॉर एडिशन, हमने सपोज किया कि क्वांटिटी है z, जिसे मेजर करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज a और b को प्लस किया गया, यानी कि सम किया गया। तो जो z में टोटल एरर आएगी डेल्टा z, वो इस a क्वांटिटी में एरर और b क्वांटिटी में एरर, आप दोनों को प्लस कर देंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। सो जब आप इसमें देखेंगे a और b तो एज इट इज रहेगा। जो डेल्टा z यानी कि जो एरर आएगी हमारी डेल्टा z, वो आपकी डेल्टा ए और डेल्टा बी की मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा z, यानी कि अगर हम माइनस वैल्यूज लेते हैं तो वो मिनिमम पॉसिबल एरर होगी। मैक्सिमम लेने के लिए हम प्लस साइन लेंगे, तो z में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एरर हो सकती है, जितनी a क्वांटिटी और b क्वांटिटी में एरर होंगी उन दोनों को सम कर देंगे। तो जब भी कभी आपको इस तरह से दो क्वांटिटी दी जाए, आप सिंपल दोनों जो एरर है उनको ऐड कर दीजिए। तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सेम इसी तरीके से डिफरेंस के लिए, सपोज कोई आपकी क्वांटिटी है z, जो कि a और b का डिफरेंस निकाल के आपकी निकाली जा रही है। सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस a माइनस b प्लस माइनस b। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से आपकी जो डेल्टा z की वैल्यू आएगी वो आपकी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी के इक्वल आएगी। अब इसमें से भी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो डेल्टा जेड की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगी। तो इन दोनों से एक रूल पता चला कि जब दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनके अंदर आने वाली एब्सोल्यूट एरर, यानी कि उस क्वांटिटी की जो एब्सोल्यूट एरर है, वो दोनों क्वांटिटीज में जो एब्सोल्यूट एरर है अलग अलग, उन दोनों का सम होती है। यानी कि z के अंदर आने वाली एब्सोल्यूट एरर क्वांटिटी a के अंदर की एरर और b की एरर का सम होगी। लेट्स एक्सप्लेन या लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जांपल। आपको एग्जांपल दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ टू रॉड्स आर रिकॉर्डेड एज 25.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ जो आपकी एक दो रोड्स है उनमें से एक की लेंथ 25.2 और उसमें 0.1 की एरर है। दूसरी रॉड की लेंथ ली गई है 16.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरी रॉड में भी 0.1 की एरर है। आपको बताना है दोनों लेंथ
दोनों जो लेंथ है, दोनों जो रॉड्स है उनकी लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ विद द लिमिट ऑफ एरर्स। आपको एरर की लिमिट्स के साथ ही बताना है। तो जब आप दोनों लेंथ का सम करेंगे यानी कि दोनों लेंथ को प्लस करेंगे तो इनमें रिजल्ट में टोटल एरर कितनी आएगी, तो रिजल्ट में टोटल एरर दोनों एरर्स के इंडिविजुअल सम के इक्वल होगी। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, आपसे सिर्फ एरर पूछा जाए, तब आप सिर्फ एरर्स को ही ऐड कर देंगे, जैसे कि 0.1 और 0.1 है यहाँ पर, इन दोनों को ही ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट 0.2 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपसे टोटल लेंथ पूछी गई है तो आपकी जो लेंथ है दोनों रॉड्स की उन दोनों को भी ऐड करेंगे। तो ये आपकी निकल के आएगी 25.2 प्लस 16.8 विल बी इक्वल टू 42.0 और आपकी एरर इंडिविजुअल एरर्स को कैलकुलेट करके या सम करके आएगी। सो आई होप आपको समझ में आएगा। दिस वाज वेरी इजी। नाउ कम टू केस सेकंड, एरर ऑफ प्रोडक्ट और अ क्वेश्चन। अगर दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है या फिर डिवाइड किया जा रहा है, तब किस तरीके से आप फाइनल रिजल्ट की एरर निकालेंगे। तो पहला केस सपोज कीजिए, z एक क्वांटिटी है जो a और b का प्रोडक्ट करने से यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमें मिल गई है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा एक जैसे डेरिवेशन के फॉर्म में है ये, जब हम इसको z प्लस माइनस डेल्टा z लिखते हैं, सो इट विल बी a प्लस माइनस डेल्टा a एंड इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, a की मल्टीप्लाई b में की गई है, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई की है, ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब हमने लेफ्ट साइड को z से और राइट साइड को ए बी से डिवाइड कर दिया है। सो इस तरीके से आएगा z अपॉन जेड प्लस डेल्टा z अपॉन जेड। जब हम राइट साइड को ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए बी अपॉन ए बी, सेकेंड वाली क्वांटिटी में ए डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन ए बी। सो जो भी सेम क्वांटिटीज है वो कट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो z से z कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z एज इट इज। ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ फिर से बचेगा 1 प्लस माइनस बी से बी कैंसिल, डेल्टा ए अपॉन ए एंड प्लस माइनस का साइन अगेन, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बी डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस माइनस, इसमें से कोई क्वांटिटी कैंसिल नहीं होगी, सो डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी। क्योंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटी एरर्स होती है, एरर्स को बहुत ही छोटी क्वांटिटी माना जाता है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी तो वो और छोटी क्वांटिटी आएगी। Since delta B and delta A are very small, so their products will be very small. So we can ignore this product. ये हम मान लेते हैं कि जो बाकी हमारी क्वांटिटीज आएंगी या बाकी जो हमारी वैल्यूज आएंगी उनके कंपैरेटिवली डेल्टा A इंटू डेल्टा B की वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तब आपकी सिर्फ क्या क्वांटिटी बची, यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल टू के साइन के ऑपोजिट है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो होगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये आपका प्रोडक्ट के लिए था। सेम इसी तरीके से डिवाइड का अगर करके देखेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। नाउ इसका जो फाइनल रूल निकल के आया वो ये निकल के आया, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, the relative error in the result is the sum of relative errors in the multipliers। जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो जो फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर अगर हम निकालना चाहें तो वो दोनों इंडिविजुअल जो आपकी क्वांटिटीज होती है उनमें जो रिलेटिव सम आता है उनमें जो रिलेटिव एरर आता है उनके सम के इक्वल होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये फॉर्मूला है, ओम्स लॉ से आया है। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी कि R की वैल्यू निकालने के लिए आपको V और I दो चीजें मेजर करनी होगी, दोनों डिवाइड हो रही है, मतलब V I से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालनी है। एंड V की वैल्यू जो आपको दी हुई है 100 प्लस माइनस 5, यानी कि 100 तो आपकी वैल्यू है लेकिन 5 उसमें एरर है, 5 वोल्ट की उसमें एरर भी है। I की वैल्यू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, सो 10 उसकी वैल्यू और प्लस माइनस
0.2 पे उसमें एरर है, तो आपको टोटल परसेंटेज एरर बतानी है आर में। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालनी पड़ती है। फॉर्मूला हमने लिखा, परसेंटेज एरर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 100 इन रिलेटिव एरर। तो पहला काम होगा रिलेटिव एरर निकालना। रिलेटिव एरर अकॉर्डिंग टू द रूल डेल्टा आर अपॉन आर, यानी कि आर में जो रिलेटिव एरर होगी वो डेल्टा वी अपॉन वी यानी कि वी के रिलेटिव एरर एंड डेल्टा आई अपॉन आई यानी कि आई के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगी। सो पहले वी की रिलेटिव एरर निकालेंगे, आई की रिलेटिव एरर निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो रिलेटिव एरर निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी हमारी एरर होती है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन उसकी वैल्यू होती है। सो डेल्टा ए मीन यानी कि इसमें एरर कितनी है 5 अपॉन जो भी आपकी मीन वैल्यू आती है, जो भी आपकी वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू, उसमें उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। सो वी डेल्टा वी की वैल्यू 5, वी की वैल्यू 100। क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज निकालनी है तो साथ के साथ इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अगर सिर्फ रिलेटिव एरर पूछा होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, 5 अपॉन 100 ही रहता। प्लस डेल्टा आई यानी कि 0.2 अपॉन 10, यहाँ भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज एरर चाहिए। सो 100 से 100 विल बी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5% और दूसरी वाली वैल्यू निकल के आएगी 2%। तो टोटल आर में कितनी रिलेटिव एरर आई 7%। अगेन अगर यहाँ हमें सिर्फ रिलेटिव एरर निकालनी होती, परसेंटेज एरर नहीं निकालनी होती, तो हम सिंपल 5 अपॉन 100 और 0.2 अपॉन 10 ही रखते और फिर जो भी रिजल्ट आता उसको प्लस कर देते। सो रिलेट जो आपकी प्रोडक्ट या क्वेश्चन के लिए रूल होता है वो रिलेटिव एरर की टर्म्स में होता है। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड टाइप, व्हेन एरर इन केस ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर। जब किसी एक क्वांटिटी को जब हम मेजर कर रहे हैं वो किसी दूसरी क्वांटिटी की पावर की फॉर्म में हो, जैसे कि z को मेजर किया गया जो कि डिपेंड करता है a पर, a की रेज्ड पावर पर, यानी कि z की वैल्यू इस बार a स्क्वायर के इक्वल है। सो पहले इसको रूल पढ़ लेते हैं किस तरीके से होगा, इसको इसके एक तरह से डेरिवेशन देख लेते हैं। सो z की वैल्यू है a स्क्वायर के इक्वल। a स्क्वायर का मतलब होता है a की ही 2 बार मल्टीप्लाई, तो मैंने इसको प्रोडक्ट जो कि अभी हमने लास्ट किया है उसकी फॉर्म में लिख लिया, z इज इक्वल्स टू a इंटू ए। और क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट और क्वेश्चन वाला रूल पता है, तो अगर ये a इंटू ए है, वहां पर a इंटू बी था, तो सेम तरीके से डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, दोनों क्वांटिटीज में अलग अलग जो रिलेटिव एरर है उनको प्लस कर देंगे, तो आपकी जो फाइनल रिजल्ट वाली रिलेटिव एरर है वो निकल के आ जाएगी। सो डेल्टा z अपॉन z जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज है, डेल्टा ए और डेल्टा ए दोनों प्लस होकर 2 डेल्टा ए बन गई है। सो अगर इसको हम देखें ध्यान से तो ये रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि जितनी मेरी पावर थी ए से, जितनी भी पावर उस पर लिखी हुई थी वो पावर अब उसी रिलेटिव एरर के सामने क्वेश्चन बन के सॉरी कोफिशिएंट बन के आ गई है। तो जनरली इसका रूल किस तरह से लिखा जाता है कि अगर कोई एक क्वांटिटी है जो कि किसी भी क्वांटिटी की पावर के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि ए की पावर बी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, ये कोई भी आपको मतलब वेरिएबल्स दे दिए गए हैं, अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जो फाइनल रिलेटिव एरर होगी डेल्टा z की वो क्या होगी, p इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि p अभी तक a की पावर था, अब a की रिलेटिव एरर का कोफिशिएंट बन गया है, q डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा एंड r डेल्टा c अपॉन c। सो इस चीज में इसका भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर डिवाइड है तो बीच में माइनस साइन, नो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो आएगा प्लस साइन ही। तो उसका जो रूल है वो ये है दैट रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर k इज द k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। जो रिलेटिव एरर होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, अगर वो किसी दूसरी क्वांटिटी की रेज्ड पावर पर डिपेंड कर रही हो, तो जितनी उसकी क्वांटिटी की पावर होती है, यहाँ के एक जनरल टर्म लिख दी गई है, वो उस क्वांटिटी की रिलेटिव एरर का k टाइम्स ही बन जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन z। अगर z की वैल्यू आपको ये दी हुई है, z इज इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 1/3 अपॉन c, एज इट इज है, c में कुछ नहीं है मतलब इसकी पावर हम 1 मानेंगे, और d की पावर 3/2।
इसका रिलेटिव एरर आपको निकालना है। सिंपल सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा एग्जांपल है। जब हमें रिलेटिव एरर निकालनी है z में, तो क्या करते हैं, जो भी पावर होती है वो कोएफिशिएंट में आ जाती है। 4, a की पावर 4 है तो 4 आ जाएगी, और a की रिलेटिव एरर यानी कि डेल्टा a अपॉन a। b की पावर 1/3 है तो 1/3 कोएफिशिएंट में आ जाएगी, डेल्टा b अपॉन b। c की पावर 1 है तो कोएफिशिएंट में 1 ही रहेगा, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी सेम ही मीनिंग है, तो डेल्टा c अपॉन c। और d की पावर है 3/2 तो 3/2 कोएफिशिएंट में आ जाएगी, एंड डेल्टा d अपॉन d। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एक और एग्जांपल इसी का करते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी है p, जो इस तरीके से एक्सप्रेस की जाती है, a की पावर 3 b की पावर 2 अपॉन स्क्वायर रूट c इंटू डी। जस्ट पॉइंट दिस आउट कि मैंने जो स्क्वायर रूट लगा है वो सिर्फ c के ऊपर है, d के ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स उसकी पावर 1 रहेगी। इस तरीके से मेजर की गई, जो 4 क्वांटिटीज पे, 4 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है, ए बी सी डी। जब देखा गया कि ये क्वांटिटीज में अलग अलग, जब इनकी परसेंटेज निकाली गई, परसेंटेज एरर, तो ए में 1% एरर मिली, बी में 3%, सी में 4% एंड डी में 2%। अब बताइए कि इसके बाद ये जो रिजल्ट बना पी का, तो टोटल परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो टोटल डायरेक्टली 1 + 3 + 4 + 2 नहीं करना है, क्योंकि ये रेज टू द पावर में है, इसीलिए हम वही वाला इसमें रूल अप्लाई करेंगे। सो हम बताएंगे कि परसेंटेज एरर पी में कितनी है। सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी परसेंटेज में दी हुई है, तो यहाँ पर हम रिलेटिव एरर में ही 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर निकल के आता है। सो पावर ए की पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए बन जाएगा, 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी बन जाएगा, ये 1/2 स्क्वायर रूट सी है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सो 1/2 आपका कोएफिशिएंट में आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी, एंड डी इज 1 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। यहाँ पर परसेंटेज एरर ऑलरेडी दी हुई है, दैट मीन्स ये जो आप यहाँ पर भी अगर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा पी अपॉन पी में, और बाकी सारी जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं उनमें भी अगर आप 100 की मल्टीप्लाई करें, तो हम कह सकते हैं कि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ 100 नहीं लिखा है। बट आप देखेंगे कि परसेंटेज एरर ए में दी हुई है 1%, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी में 3% तो 3 से मल्टीप्लाई, सी में 4% दी हुई है तो 4 से मल्टीप्लाई, और डी में 2% दी हुई है। बाकी सारी बहुत सिंपल है, बस ये 2 1 2 2 2 4, यहाँ पर आपकी 2 वैल्यू आएगी। सो पहले की 3%, दूसरे वाले की 6%, फिर 2%, फिर 2%, टोटल आपकी जो एरर निकल के आएगी पी में, वो निकल के आएगी 13%। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तीनों केसेस बहुत आसान है, मैंने इसीलिए साथ में एग्जाम्पल से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के और कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। थैंक यू।